हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो किसके ऊपर है? वेजरिंग एग्रीमेंट, बाजी के ठहराव। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वो एग्रीमेंट जिनको हमारे लॉ ने एक्सप्रेसली पहले से कह रखा है कि ये वॉइड है और वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की शेप में नहीं आ सकते। वो हमेशा कैसे होंगे? वॉइड होंगे, बेकार होंगे, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो उसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, या जो मैं कहूं अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में अपन जो डिस्कस लास्ट कर रहे हैं वो है वेजरिंग एग्रीमेंट, बाजी के ठहराव। अब वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, बाजी, देखो नाम से पता चल रहा है बाजी। अपन शायद का अगर आपको ध्यान हो, हिंदी में अपन बोलते हैं कि अपन बाजी लगाएंगे, शर्त लगाएंगे, तो ये उस नेचर के हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वेजरिंग एग्रीमेंट में हमेशा इवेंट जो होगा वो अनसर्टेन होगा। तो किसी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे अगर कोई एग्रीमेंट डिपेंड करे तो उसे हम क्या कहेंगे? बाजी का ठहराव, वेजरिंग एग्रीमेंट। मतलब क्या है? वेजरिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, जिसमें विन या लॉस होने पे पार्टी एक दूसरे को पे करेगी। उसे हम क्या कहेंगे? वेजरिंग एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने या राम ने श्याम के साथ एक एग्रीमेंट बनाया कि अगर आज बारिश हुई तो राम 500 रुपए पे करेगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो श्याम उसे 500 रुपए पे करेगा। इवेंट कैसा है? अनसर्टेन है। तो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है कि बारिश हुई तो वो देगा और नहीं हुई तो दूसरा पे करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? वेजरिंग एग्रीमेंट कहेंगे। अब हम बात करेंगे इसेंशियल्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि एक वेजरिंग एग्रीमेंट कैसा होता है या एक वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। क्या आएगा? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। तो सबसे पहली बात कि जब भी वेजरिंग एग्रीमेंट बनाया जाएगा तो उसमें किस चीज का प्रॉमिस होगा? पे मनी और मनी वर्थ। के भैया मैं जीता तो तेरे को 100 रुपए दूंगा, अगर तू हारा तो तू मेरे को 100 रुपए देगा। तो या तो मनी के लिए बनेगा या मनी वर्थ। लाइक अगर मैं हारा तो मैं अपना घर तेरे नाम कर दूंगा, अगर तू हारा तो तू अपना घर मेरे नाम कर देता। मनी वर्थ, जिसको मनी में मेजर किया जा सके। तो सबसे पहले एसेंशियल, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वेजरिंग में क्या था कि उसमें हमेशा मनी या मनी वर्थ पे करने का क्या होगा? प्रॉमिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? किसी इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड करेगा या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आज इंडिया जीती तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, हैपनिंग पे डिपेंड करता है। अगर इंडिया हार गई तो, या इंडिया नहीं जीती तो, इट मींस किस पे डिपेंड करता है? नॉन हैपनिंग पे। तो जो भी वेजरिंग में जो भी एग्रीमेंट बनाया जाएगा वो या तो किसी इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड करेगा या किसी इवेंट की नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएगी अनसर्टेन इवेंट। कि इवेंट हमेशा कैसा होगा? अनसर्टेन। वो जो वर्क जिसके ऊपर एग्रीमेंट बनाया जा रहा है वो कैसा होगा? अनसर्टेन। बारिश होगी या नहीं होगी? अनसर्टेन है। इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी? कैसा है? अनसर्टेन है। तो ध्यान रखना, हमेशा वेजरिंग में जो इवेंट होगा वो कैसा होगा? अनसर्टेन होगा। नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वो आता है गेम ऑफ विन और लॉस। के वेजरिंग जो है वो क्या है? एक विन और लॉस का गेम है कि एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी हारेगी। या तो आज बारिश होगी तो मैं जीत जाऊंगा और अगला हार जाएगा। अगर इंडिया जीती तो मैं पैसे जीत जाऊंगा तो दूसरा हार जाएगा। तो सीधी सी बात क्या है? ये गेम ऑफ विन और लॉस है कि एक पार्टी जीतेगी ये कंफर्म है और दूसरी पार्टी हारेगी ये भी क्या है? कंफर्म है। तो नेक्स्ट अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो आएगा नो पर्सनल इंटरेस्ट। कि जब भी एक वेजरिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा तो पार्टीज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, उनका कोई हित नहीं होगा। भाई बारिश हुई या नहीं हुई, इसमें मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ विन और लॉस का है, या तो मैं वो अमाउंट हारूंगा या वो मैं अमाउंट जीतूंगा। इंडिया हार गई या इंडिया जीत गई तो इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये क्या है? विन और लॉस का गेम है। तो कभी भी वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टीज का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और लास्ट करूं तो वन इवेंट सर्टेन। एक बात ध्यान रखना कि एक इवेंट जरूर सर्टेन होगा। यहां पे मतलब क्या है कि या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, एक चीज तो होके रहेगी, या तो बारिश हो जाएगी या बारिश नहीं होगी, या
या तो इंडिया मैच जीत जाएगी या इंडिया मैच हार जाएगी। इट मींस इसमें जो भी इवेंट होगा हाँ या ना वाला, उनमें से एक हैपन होना हमेशा क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। तो वन इवेंट शुड बी सर्टेन, कि एक इवेंट हमेशा इसके अंदर क्या रहेगा, सर्टेन रहेगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजेस। वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो क्या है, वेजरिंग के सिमिलर है, जिनको हमेशा क्या माना जाएगा कि भैया ये भी क्या है, वेजरिंग है। ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग, वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिनको हम क्या मानेंगे, वेजरिंग के इक्वल मानेंगे। उसमें सबसे पहला आता है लॉटरी ट्रांजैक्शन। कौन सा आएगा, लॉटरी ट्रांजैक्शन। कि लॉटरी जो है वो भी क्या है, कि विन और लॉस का गेम ही तो है, कि भैया मैंने लॉटरी लगाई, या तो मैं जीत गया या मैं हार गया, तो ये किस में आएगा, लॉटरी ट्रांजैक्शन विन और लॉस के गेम में ही आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लॉटरी ट्रांजैक्शंस कभी भी वैलिड नहीं होगा भले ही उसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी हो। सिर्फ गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखा है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि उस बंदे के ऊपर कोई पनिशेबल ऑफेंस या पनिशेबल एक्ट करने का केस फाइल नहीं हो सकता। हमेशा लॉटरी क्या होगी, किसके इक्वल में आएगी, वेजरिंग के इक्वल में आएगी। इसे हमेशा क्या माना जाएगा, वेजरिंग माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसके ऑथराइज होने का इफेक्ट ये होगा कि सामने वाले बंदे के ऊपर केस फाइल नहीं किया जाएगा। अदरवाइज हमेशा लॉटरी ट्रांजैक्शन किस में इंक्लूड किए जाएंगे, वेजरिंग में इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी जो वेजरिंग में इंक्लूड की जाएगी वो आएगी क्रॉसवर्ड पजल्ड एंड कंपटीशन। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि क्रॉसवर्ड पजल्ड आती है, हो सकता है किसी मूवी के नाम को लेके हो सकता है कुछ जर्नल नॉलेज से रिलेटेड हो। तो जब भी क्रॉसवर्ड पजल्स आएगी, जब भी क्या आएगी, क्रॉसवर्ड पजल्ड होगी, तो उसको किसके इक्वल ट्रीट किया जाएगा, वेजरिंग के इक्वल। लेकिन इसमें दो ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखना। अगर क्रॉसवर्ड पजल्ड में जो प्राइस है वो अगर 1000 रुपीज से ऊपर है, क्या है, 1000 रुपीज से अगर ऊपर है तो इसे वेजरिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। और अगर इसमें 1000 रुपीज की कैटेगरी से कम है, अगर 1000 रुपीज की कैटेगरी से कम है तो फिर उस केस में वो वेजरिंग में इंक्लूड नहीं होगा। क्रॉसवर्ड पजल्ड में अगर रिवार्ड मोर देन 1000 है तब तो क्या किया जाएगा, उसे वेजरिंग में कंसीडर किया जाएगा। और अगर बिलो 1000 रुपीज अगर उसमें रिवार्ड है तो उसे वेजरिंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं जो वेजरिंग में कंसीडर होगा वो आएगा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। कौन सा आएगा, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। अब स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन के सट्टे के व्यवहार। अब स्पेक्युलेशन का मतलब है, ध्यान देना, अगर पार्टीज कोई ऐसा प्रोमिस करती है, कोई ऐसा एग्रीमेंट करती है जहां पे इन फ्यूचर उनका डिलीवरी लेने का कोई इंटेंशन ही नहीं होता, बस उस ट्रांजैक्शन को प्राइसेस के डिफरेंसेस से गेन या लॉस ट्रीट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाता हूं या ए और बी ने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि वो उसे गेहूं सप्लाई करेगा 100 रुपए पर बोरी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन इनका इंटेंशन कहीं भी गेहूं की डिलीवरी लेना ही नहीं था। एग्रीड डेट को जो प्राइसेस होती है, सपोज 105 रुपए, तो इस प्राइसेस का डिफरेंसेस या तो एक पार्टी के लिए गेन हो या एक पार्टी के लिए लॉस हो, तो उसे मैं क्या मानूंगा, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन वो वाले क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। अदरवाइज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन हमेशा कैसे होते हैं, वैलिड होते हैं। तो ध्यान रखना, वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस जिनमें पार्टीज का इंटेंशन कभी डिलीवरी लेना हो ही नहीं, सिर्फ प्राइसेस के गेन को और लॉस को सेटल करना हो, तो उस केस में स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, वेजरिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो वो आएगा हॉर्स रेस। क्या आएगा, हॉर्स रेस, घुड़दौड़। के हॉर्स रेस के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, घुड़दौड़ के जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, अगर उसमें प्राइस जो है वो 500 रुपए से कम हो, अगर रिवार्ड 500 रुपए से कम हो तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, वेजरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर 500 रुपए से ऊपर के रिवार्ड होंगे तो वो वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ट्रांजैक्शन जो दिखते तो किसकी तरह है हमें, कि ये लगता है कि भैया वेजरिंग हो सकते हैं लेकिन वो वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, ट्रांजैक्शन रिसेंबलिंग विद वेजरिंग बट नॉट वॉइड।
ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिसेंबल होते हैं, दिखते हैं किसकी तरह कि ये वेजरिंग हो सकते हैं और वॉइड है, लेकिन ये वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है चिट फंड। क्या आता है? चिट फंड। अब ये चिट फंड क्या है भाई? चिट फंड वो है जहां पे आप अपना पैसा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो, और स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको आपका पैसा क्या कर दिया जाए? रिटर्न कर दिया जाए। तो उसे क्या कहते हैं? चिट फंड। फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने मिलकर एक चिट फंड बनाया कि उसमें जो भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा लास्ट में वो पैसा लॉटरी के थ्रू किसी एक पर्सन को, जिसका नाम उस लॉटरी में आएगा, उसको दे दिया जाएगा। तो क्या ये वेजरिंग की कैटेगरी में आएगा? ये वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो चिट फंड को कभी भी वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ये दिखता वेजरिंग के नेचर का है, लेकिन ये वेजरिंग नहीं है, और ये कैसा होगा? वैलिड होगा। दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो है शेयर मार्केट का। क्या? शेयर मार्केट का या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस का। शेयर मार्केट किसकी तरह दिखता है भाई हमें? शेयर मार्केट हमें दिखता है किसकी तरह? वेजरिंग की तरह। कि भाई यही तो होता है, उसमें भी अपन क्या करते हैं? विन और लॉस अनसर्टेन इवेंट है कि शेयर्स की प्राइस हो सकता है अप हो जाए, शेयर्स की प्राइस क्या हो जाए? डाउन हो जाए। लेकिन शेयर मार्केट के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है? वैलिड कर रखा है। तो वो वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कोई भी ऐसा कमर्शियल ट्रांजेक्शन जिसमें मैं इन फ्यूचर की प्राइसेस अपवार्ड होने से बच सकूं, और मैं एग्जांपल, मेरे को लगा कि चीनी महंगी हो सकती है, और एज ए सोल ट्रेडर मैंने क्या किया? सामने वाली पार्टी को एक साथ ही चीनी का ऑर्डर दे दिया इन फ्यूचर की डेट को। इवेंट अनसर्टेन है, प्राइसेस अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, लेकिन जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है जहां पे मैं महंगाई से बचने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट बना रहा हूं तो वो वेजरिंग की तरह रिसेंबल होते हैं, लेकिन वो वेजरिंग की कैटेगरी के नहीं होते। वो कैसे होंगे? वैलिड होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन। गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन। जितने भी स्किल के गेम होते हैं, एथलेटिक कंपटीशंस होते हैं, हमने जो लास्ट डिस्कस किए थे, लाइक क्रॉस वर्ल्ड पजल्ड है या हॉर्स रेस है, तो उस केस में जैसे अगर मैं बात करें हॉर्स रेस की, तो हॉर्स रेस में 500 रुपए से ऊपर के जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे जिनमें प्राइस क्या हो? 500 रुपए से ऊपर हो, तो वो क्या होगा? वैलिड होगा। क्रॉस वर्ल्ड पजल्ड में जितने भी क्रॉस वर्ल्ड पजल्ड जिनमें प्राइस मनी जो है वो 1000 रुपीज से कम हो, तो वो किस में आएगा? वैलिड में आएगा, वो वेजरिंग नहीं होगा। और लास्ट जो कैटेगरी इसके अंदर आती है वो आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं हमें लगता है कि वो किस नेचर के हैं? वेजरिंग के। क्यों? क्योंकि वो भी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगले की डेथ हो गई या नहीं हुई, अगले का एक्सीडेंट हो गया या नहीं हुआ। तो रिसेंबल किसकी तरह लगते हैं? वेजरिंग की तरह, लेकिन वो वेजरिंग के एग्जाम्पल नहीं होते। वो एग्जाम्पल होते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज भी वैलिड। तो ये रिसेंबलिंग करता है किसकी तरह? वेजरिंग की तरह, लेकिन ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये था अपना कौन सा टॉपिक? वेजरिंग का टॉपिक। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप उसके ऊपर कमेंट डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।